नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण खबर आपको बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आतंकी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 19 दिसंबर को इन आतंकियों ने गुरदासपुर चौकी में ग्रेनेड हमला किया था। उसके बाद ये फरार होकर के यूपी के पीलीभीत पहुंचे और जब पुलिस को इसको सूचना मिली तो वो यहाँ यूपी में आकर के उन्होंने यूपी पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और पीलीभीत पुलिस और जो पंजाब पुलिस है उनके संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इन आतंकियों के नाम है जसप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह और गुरविंदर सिंह। ये तीनों आतंकी जो है बताए जा रहे हैं वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स के हैं। खालिस्तानी कमांडो जो इनका खालिस्तान आतंकवादी है उनके समर्थन के, और इन लोगों ने ही जिम्मेदारी वो जो चौकी पे ग्रेनेड हमले की ली थी उसकी जिम्मेदारी ली थी। और आज इनको पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की हुई है उसमें इन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 5 बजे करीब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि जो ये अपराधी हैं, ये आतंकी हैं, ये एक बाइक पर जा रहे होते हैं और इनके पास से सबसे बड़ी बात है कि 2 AK-47, साथ में 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। करीब 100 राउंड फायरिंग की गई है इन आतंकियों की तरफ से, ऐसा पुलिस का कहना है। और आधे घंटे तक ये फायरिंग चली। पुलिस के 2 सिपाही भी इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं पीलीभीत से, जहां पर इस आज जो यूपी पुलिस है और पंजाब पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ऑफिशियल बाइट सुनाते हैं आप। देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं, उन्हें सीएससी पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर सीएससी भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। सुना किस तरीके से पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की कार्रवाई में इन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। खालिस्तान का कनेक्शन बताया जा रहा है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के तीनों जो आतंकवादी थे वो बताए जा रहे थे। अब इनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर जो आ रही है वो संभल से आ रही है, जहां संभल में रोज नए नए चीजें निकल करके सामने आ रही है। जब वहां खुदाई जो चल रही है तो कुछ ना कुछ रोज नया मिलता है। कभी मंदिर मिलता है, कुआं मिलता है, अब रानी की बावड़ी मिली और रोज किसी न किसी प्रकार से जो प्राचीन कला, करीब 100-150 साल पुरानी चीजें मिल रही। वो तस्वीरें आपको संभल की दिखाएंगे जहां पर रोज नई नई चीजें खुदाई में मिल रही हैं। संभल में आप जिस तरीके से देख रहे थे कि लगातार खुदाई चल रही है और धीरे धीरे चल करके वहां पर जैसे जैसे खुदाई का अभियान आगे बढ़ रहा है और एएसआई की भी टीम वहां पहुंच रही है और जांच कर रही है कि कितना पुराना, ये कितना प्राचीन है जो तमाम जो निर्माण स्थल है। क्योंकि जिस तरीके से संभल में विवाद हुआ था, विवाद के बाद चीजें, नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभल के अंदर प्राचीन चीजें मिलना कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है कि एएसआई के लिए क्या हमारी जो इतिहास है उसको दबाने का भी प्रयास किया गया है। इस दिशा में भी काम करने का प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं, एक एक करके हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन में जुड़ेंगे, एक एक करके।
तो ये सीधी तस्वीरें संभल से थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन जो दीवारें मिल रही हैं, खुदाई में रोज नई नई चीजें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक नया चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक शहरी को दबा दिया गया है, क्योंकि इन तमाम चीजों पे अब चर्चा हो रही है। क्योंकि जब इस तरीके की धरोहर, जो हमारी विरासत निकल के सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे हमारे सभी सहयोगी, और एक एक करके आज की जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बताएंगे, हमारे आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। तो चल सहयोगियों के पास एक एक करके जो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम कानपुर चलेंगे अवनीश अवस्थी जी के पास। आपको बता दें कि जो धर्म की आड़ में जिस तरीके का नौटंकी का खेल चल रहा है, आज उसको लेकर के ही कानपुर से अवनीश जी बताने जा रहे हैं। और अवनीश जी ये बताइए कि किस तरीके से धर्म की आड़ में किस तरीके की नौटंकी चल रही है। देखिए अखंड जी, कानपुर की 2-3 खबरें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, एक यहाँ पर करौली शंकर महाराज का आश्रम है, जो यहाँ के बाबा हैं संतोष सिंह भदौरिया, वो लगातार विवादों में रहते हैं। और एक वीडियो है, हम कहेंगे अपने दर्शकों को दिखाया जाए कि उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक मृतक महिला को उसके अंदर जान डालने की बात कही जा रही है। उसकी माँ से कुछ जो है उसकी जान लेकर के वो बेटी को जान डालने की जो है बात लगातार कहा जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से एक जो महिला है वो लेटी हुई है, उसकी माँ को जो बाबा है वो बुलाते हैं और उससे कुछ प्राण लेकर के इस महिला में डालने की बात कहते हैं। तो हमारे जो सहयोगी हैं उनसे कहेंगे कि अगर गूगल हमारे जो लोग हैं उनको दिखाएं, दर्शक हैं उनको दिखाएं, तो जिससे पता चले किस तरीके से धर्म की आड़ में लगातार जो है इस तरीके का कार्य किया जाता है, और जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ में खिलवाड़ करने का कहीं न कहीं प्रयास किया जाता है। तो वो उस वीडियो को जरा प्ले किया जाए, देखा जाए, और हमारे आईबीसी के आप हो, कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। बच्ची की हथेली पकड़ो, ले जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए, और प्राण लाएंगे माँ से, फैला दी जाए पूरे शरीर में। कुछ और ही बयां कर रही कि देखिए साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसमें जान जी खुले स्क्रीन पर, खुले मंच पे इस तरीके से किसी शरीर में जान डाल दे रहे हैं, तो बड़ी अचंभा की बात है। इनको क्या करना चाहिए, जो मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा जी को सामने खड़ा कर देना चाहिए। उनके शक्तियां है कि मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर दे रहे, तो इस तरीके का पाखंड कब तक इनके खिलाफ तो अवनीश। देखिए अखंड जी, लगातार विवादों में रहते हैं, और जिस तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जरूर सोचा जा सकता है कि इनके आश्रम के बाहर हो सकता है कि मृतकों की भीड़ लगातार बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो बाबा ने इस महिला को जिंदा किया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो अगर ये वीडियो लगातार वायरल हुआ और इसको बढ़ावा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो लोग की आस्था है खिलवाड़ के साथ साथ जो जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके जो बाबा के यहाँ पर वो लोग जाकर के पहुंचेंगे, पहुंच करके यहाँ पर जो है अपने जो मृतक लोग हैं उनको जीवित करने का कहीं ना कहीं प्रयास भी करेंगे। तो इस तरीके के जो ये करौली शंकर महाराज हैं ये लगातार विवादों में रहते हैं। इसके पहले भी एक विवाद जो है सामने आया था इनका, जहाँ पर एक 2.5 लाख रुपए का जो है ये की बात उन्होंने कही थी, जिसके बाद जो यश नहीं करा पाए थे, तो कई सारे जो है उसके बाद विवाद गिरे थे। अखंड जी, दो और खबरें हैं, कानपुर की महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। एक तो आप संभल की बात कर रहे थे कि संभल में लगातार मंदिर मिल रहे हैं, किसी कानपुर में भी कहीं ना कहीं मंदिरों के मिलने की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या जो भी हिंदू संगठन के लोग हैं लगभग 125 मंदिर मिलने की बात कर रहे थे, जिसमें से 5 मंदिर मिल चुके हैं, जिसमें आज जो यहाँ की मेयर है प्रभा पांडे वो जा करके उसकी साफ सफाई करवाएंगे और उसका पूजा अर्चना जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ जो तीसरी खबर ये है कि एक जो मोहन भागवत है आरएसएस प्रमुख, उन्होंने एक बयान दिया था कि
जो मंदिर जो या मंदिर या मस्जिद ढूंढ करके जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं और नेता बनना चाहते हैं, इस तरीके का कार्य न करें, तो उसको अखिलेश यादव ने समर्थन दिया था। जिसके बाद में कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में आए थे, जब इनसे इस विषय पर बातचीत की गई थी, तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव को अगर संघ का ऐसा ही ये सब चीजें पसंद आ रही है, तो उनको संघ जो है, इनको और उनकी पार्टी के लोगों को संघ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अमीश, सवाल ये है कि देखिए, ठीक है, नेता है, नेता अपने बयान देते हैं। मोहन भागवत जी का अपना बयान है, वो आरएसएस प्रमुख है। अखिलेश यादव का अपना बयान है और बीजेपी के डिप्टी सीएम का अपना बयान है। लेकिन जिस तरीके से पुराने पुराने मंदिर विरासत में धरोहर संभल में जिस तरीके से जो चीजें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होंगे ना। सवाल खड़े होना क्या गलत है? क्या अपनी बात रखना गलत है क्या? अगर अपनी कोई बात रख रहा है और अपनी बात, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज वक्फ संपत्ति की बात की जाती है, तो वक्फ बोर्ड क्या करता है? वो भी तो कहता है ना कि हमारी संपत्ति है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वो भी कहे कि हम भी उसको, वो भी दावा ना ठोके कि उसकी संपत्ति नहीं है? ना जाने कितनी संपत्तियां वक्फ के पास है और वो आज भी दावा ठोकता है कि हमारी संपत्ति है। लेकिन जब लोग बता रहे हैं और चीजें निकल करके सामने आ रही, तो कम से कम उसका तो समर्थन करना चाहिए। वहां राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको छोड़ देना चाहिए, देश की अदालत में छोड़ देना चाहिए, फैसला वो देगी। लेकिन आप जिस तरीके से राजनीति करते, कोई भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो दुख होगा ही। राजनेता इसलिए होते हैं, इस तरीके के जो विषय होते हैं वो कोर्ट पर निर्भर करते हैं। हमें नेताओं को इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी टिप्पणी करेगा, किसी न किसी को दुख जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आकाश, जिस तरीके से पीलीभीत में आज ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है पंजाब पुलिस का और यूपी पुलिस का, और खालिस्तानी आतंकी कमांडो फोर्स के जो जो 3 आतंकी थे, उनको पुलिस ने मार गिराया है। एसपी और क्या पोस्ट उसके पास आप खड़े हैं, क्या वहां पे तीनों की डेड बॉडी पहुंच चुकी है वहां पर? अखंड जी, बताना चाहेंगे, पीलीभीत पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 3 खालिस्तानियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। आपको बता दें, सुबह सूत्रों से मिली जानकारी, सुबह 5 बजे की घटना है, जब यहाँ पर एसपी पहुंचे थे और थाना पूरनपुर और थाना मालूकांडा की पुलिस को जानकारी मिली थी और पंजाब पुलिस भी वहां पर थी। जब इन लोगों को देखा गया तो इन लोगों को ललकारा गया, जिसके दौरान इन लोगों को जब रोकने के प्रयास किए गए तो इन लोगों ने 2 पुलिसकर्मियों को गोलीबाजी भी हुई है, मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें इन तीनों की गोली के लगने के दौरान तीनों की मौत हो गई है। बाकी 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं, जिनका नाम गुरविंदर सिंह है, जसप्रीत सिंह है, वीरेंद्र सिंह है। ये 3 नाम के खालिस्तानी आतंकवादी, इनके पास से AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गए हैं। ये सुबह की घटना है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जिला अस्पताल में एसपी अविनाश पांडे घायलों का तीनों को लेकर पहुंचे हुए थे और डॉक्टरों ने इन्हें तीनों को मृत घोषित कर दिया। बाकी दोनों पुलिस कर्मियों को इलाज किया जा रहा है। अखंड जी, जो 2 घायल पुलिसकर्मी हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनके बारे में आईबीसी के दर्शकों को बताएं, उनकी स्थिति क्या है इस वक्त? जब हमने इसके बारे में उनसे जानकारी लेना चाहे तो उनकी स्थिति सही है, उनका इलाज किया जा रहा है, जिला अस्पताल में भर्ती हैं और स्थिति सही है, सीरियस नहीं है सर। अच्छा, इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? इन अपराध जो आतंकी, उनकी डेड बॉडीज को पुलिस लेके यहाँ से जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से सुबह 5 बजे करीब ये पूरी घटना को अंजाम दिया इन आतंकियों ने, करीब 100 राउंड फायरिंग हुई है। एक बड़े, ये कहते हैं कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। क्या वहां पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से या किसी तरीके किसी लोगों से बात करने की कोशिश हुई? किसी से कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है? क्या कुछ हुआ पुलिस और इन आतंकियों के बीच में जब मुठभेड़ हुई थी तो? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, जब ये घटना हुई थी वहां पर सुबह का समय था, ग्रामीण क्षेत्रों का इलाका था, जहां पर कुछ खेतों पर काम करने वाले लोग थे। उन लोगों ने ये बताया कि पुलिस जो है वहां पर पहुंची थी, आनंद फानंद में अचानक से ये मुठभेड़, गोली चलने की आवाज आई थी, तो वहां का जो इलाका है वहां के लोग सहम गए थे, अचानक से डर गए थे। पता नहीं ऐसी कौन सी बात हुई है जो इतनी गोलीबाजी, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इन आतंकी, जो खालिस्तानी आतंकी है, उसका पहुंचना क्या कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है? क्या खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो क्या पीलीभीत में भी अपना डेरा या पैर अपने जमाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आकाश, क्या इस एसपी ने, अविनाश पांडे ने कुछ साजिश की है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत पुलिस जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी और जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस भी इन तीनों की काफी समय से तलाश कर रही थी। जब इसकी जानकारी पीलीभीत पुलिस ने पंजाब पुलिस को दी तो ये लोग वहां पहुंचे थे
जिनके लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन ट्रेस करने के दौरान पता चला ये पूरनपुर क्षेत्र में है। जब इन्होंने वहां पर पहुंची पुलिस टीम और जो पंजाब पुलिस ने जब इनको रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर भी गोलियां चलाई हैं। और 1 बजे अब एसपी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान पूरी घटना का अनावरण करेंगे। आकाश, इस पूरी पे नजर बनाए रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी यूपी के पीलीभीत में मिले हैं, क्योंकि भले ही आज आतंकियों को मार गिराया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए भी चुनौती होगा, क्योंकि अब उसको एक नए एंगल से भी जांच करनी पड़ेगी कि क्या आखिरकार आतंकियों का केंद्र बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। क्योंकि किस तरीके से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो आतंकी आते हैं वो उत्तर प्रदेश चले आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है तो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। योगी सरकार ने ये कहा है अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर या तो अपराध को खत्म कर दिया जाएगा या अपराधियों को जेल भेज दिया जाएगा। अखन जी, इसी को लेकर बिल्कुल सही अपराधियों बात में है, कहीं और ना इसी को कहीं लेकर के माहौल जो देखा जा रहा है। अपराधियों के मन में खौफ है, और अपराधियों के मन में खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपराधी के मन में खौफ नहीं होगा तो आम जनता जो होगी वो डर के साए में जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड यार, मैं बताना चाहूंगा हरदोई जनपद की सबसे बड़ी खबर ये है, आज 2 मोहल्लों में कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक नंबर, एक तो सनातन पश्चिमी में 2 खंभे जो बिजली मैंने भेजे थे, इसमें एक खंभा जो था वो पलट गया था, जो दीवार के सहारा लग गया है। और दूसरा दिखा, एक खंभे को वहीं के मोहल्ले वासियों ने उस खंभे को एक बिजली के तार द्वारा उसको बांध दिया गया था। और कहीं ना ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही। और इस समय हम खड़े दिखाना चाहेंगे। ये देखिए खंबे लगे हुए हैं, ये बीचों बीच रोड पे खंबे लगे हुए हैं। एक तो ये इसके बाद नया खंबा लगाया गया है, और इस खंबे को लेकर इधर भी आवागमन बंद हो गया है, उधर भी बंद हो गया है। और ये खंबा जो देखें पूरा लौटा हुआ है, ये दीवार के सहारे टिक गया जाकर। इधर एक ये नया खंबा लगाया गया, लेकिन पुराने खंबे जो है लगा हुआ था वो अभी भी लगा, उसको हटाया नहीं गया है। यहाँ जो कि सब्जी मंडी विक्रेता है। आदर्श, नया वाला पहले ये बताइए कि नया वाला खंबा कौन सा है, जो पुराना खंबा कौन सा? जरा एक बार आईबीसी के दर्शकों को क्लियर करिए कि जो पुराना जो खंबा है और नया खंबा कौन सा जो लगाया है इन्होंने। जब बिजली विभाग की कार्यस्थानी को दिखाना चाहिए ना कि देखो भाई, रोड के बीचों बीच ही खंबा लगा दे रहे हैं। अरे अगल बगल रोड के लगाया जाता है कि बीच खंबे को रोड के बीच में लगाया जाता है? ये देखिए नया खंबा लगा हुआ है यहाँ पर है, ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं। ये नया खंबा, ये जो पुराना खंबा लगा हुआ है ये कितने कगार पर था, इसके लिए पुराना ये नया खंबा लगा हुआ है, लेकिन ये खंबा अभी तक उखाड़ा नहीं गया है। और यहाँ पर लोगों को निकलने के लिए दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। जी अखंड जी, नहीं आदर्श, एक चीज ये बताइएगा, जो नया खंबा, आदर्श सुनिए आदर्श, ये बताइए कि जो नया खंबा लगा है क्या उस पर वायर का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कनेक्शन लगा दिया गया है कि अभी नए खंबे को खड़ा किया गया है? और खड़ा किया गया तो कब खड़ा किया गया है? मैंने ये खंबा खड़ा किया गया, इसमें कनेक्शन भी हो चुके हैं। और ये पुराना खंबा, इनमें कनेक्शन जो है हटा दिए गए, लेकिन ये खंबा अभी तक उखाड़ा नहीं गया है। नहीं तो कितने दिन पहले नया खंबा लगा है, कितने दिन पहले कार्रवाई की गई है बिजली विभाग की तरफ से कि नया खंबा लगा दिया गया, पुराने खंबे को एज इट इज छोड़ दिया गया है? ये खंबा करीब 20 दिन पहले लगाया गया हुआ था, लेकिन इस खंबे उखाड़ने पहले, लेकिन अभी तक इसको नहीं उखाड़ा गया अखंड जी। और ये कहीं ना कहीं पर बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे सामने कुछ मोहल्ले वासी है, उनसे भी जानना चाहें ये खंबा कब लगा, कितने दिन, क्यों नहीं उखाड़ा, क्या वजह है? ये खंबा कब लगाया गया, क्यों नहीं उखाड़ा, क्या वजह है? 12 दिन हो चुके हैं जब ये खंबे लगे थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं जिससे ये खंबे उखड़ सके। और मेन चीज जो है कि नाले में कहीं बच्चे गिरते हैं, वाहन आती है, वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, उनको उठाने में अगर कोई नहीं मोहल्ले में है, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। ये भाई साहब और खड़े हैं। आदर्श, के बिजली विभाग के कर्मचारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? देखिए क्या है कि यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि इस खंबे को बहुत जल्दी उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ वार्ड मेंबर ने भी कई बार लेटर लिख के दिया बिजली विभाग को, लेकिन यहाँ पर किसी तारीख को सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर मोहल्ले वासियों ने मुझे जानकारी दी, तो मैं यहाँ पर पहुंचा मौके पर। IBC 24 की टीम जब पहुंची है तो पूरी जानकारी की, तो जानकारी सत्य पाई गई है। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े, ये भी बताएंगे क्या है पूरा मामला। देखिए मामला ये है कि यहाँ पर पहले पुराने खंबे लगे हुए थे, इनको अभी तक हटाया नहीं गया, क्योंकि नया खंबा लगा दिया है, उस पर कनेक्शन भी कर दिया गया है। लेकिन जो पुराने 2 खंबे लगे हुए हैं
ये ऐसे ही लगे हुए हैं। ये बीचों बीच गली में ही लगे हुए हैं। ये मेन मार्केट का मोहल्ला है और यहाँ से ठेले वेले भी निकलते हैं, यहाँ से ऑटो भी निकलते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं कभी ऑटो पलट जाता है, कभी ऑटो पलट जाता है, तो कहीं पर बच्चे नाले में गिर जाते हैं। पड़ोस में ही नाला है। बड़ा ही ये शर्मनाक है विद्युत विभाग का ये काम। ठीक है खान जी। और यहाँ पे हमारे कुछ और है माता है नहीं आदर्श, एक चीज आदर्श, ठीक है, तो लोगों की बात समझ में आ गई है, लेकिन ये पुलिस विभाग अरे मतलब जो बिजली विभाग के जो कर्मचारियों की जो इस तरह की कारस्तानी है, ये बड़ी खराब है। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की है, इसको हटाया नहीं गया है, डिस्प्लेस नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है उनकी। आप एसडीओ से या किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिएगा और पूछेगा कि आखिर वजह क्या है इस खंबे को डिस्प्लेस करके दूसरी जगह नहीं हटाया। जब लग चुका है खंबा तो उसको रखा क्या गया, सुशोभित किया जा रहा है क्या चौराहे पर लगा करके लोगों की आवाजाही में बाधा क्रिएट करे? वो हटाओ उस खंबे को कहीं ना कहीं करके। आप कभी अधिकारियों से बात करिए, उनकी जो लोगों की समस्या है उनसे भी आप उनको अवगत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगर जी, अगर एक ज्ञानी के महिला और पास हमारे सामने बताना एक मिनट बताइए बताइए। हाँ, क्या है पूरा मामला बताइए। हमारी पोती नाले में गिर के मर गई और उसको मालूम नहीं पर जब सबको ढूंढा तो फिर गई देखे नाले में पड़ गई। बस यही तो हम परेशान हो गए। बस 20 खंबा हट जाना और निकला बैठी ही जाना। जानवर भी खत्म होता, जानवर खत्म बहुत दुखद है। और इस तरीके अखंड जी, यहाँ पर जो है कई बार जो है गाय भी खत्म हो चुकी है, बच्चे भी इस खंबे को लेकर चिपक चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है बिजली विभाग का इधर ध्यान नहीं दे रहा है। अब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पर ये खंबे जो गड़े हैं काफी खतरे बने हुए हैं। और ये हाँ बताएं। ये समस्या जो है कि हमारे दरवाजे के सामने जो खंभा लगा हुआ है उसमें भी करंट आ गया था। हमने बिजली विभाग को जब फोन किया, उन्होंने आकर के तार हटाए जब हमारा करंट खंभे का गया। और रोड भी चौड़ी हो, उधर से वाहन भी नहीं निकल पाते हैं, बीचों बीच में खंभे लगे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। और लगभग 40 साल हो चुके हैं इन खंभों के लगे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसी से कहो कोई अधिकारी आता है तो बोलते हैं हम करवा देंगे, लेकिन कराने का कोई नाम ही नहीं है। ये आगे जो खंभे लगे हुए हैं बहुत बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे जो सहयोगी वो आपसे बात करेंगे कि इस तरीके से कितनी दिक्कतें होती हैं आम लोगों को, आम नागरिकों को, कम से कम उसके बारे में सोच लेना चाहिए था आप लोगों को। अगर अधिकारी अपनी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर एक आपको कम से कम समस्या ये यहाँ पर जी देखिए, हाँ जी बताएं। और दिक्कत बहुत है। देखिए सबसे मेन चीज है ये खंभे हटना, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पे किरण होता है, बच्चे भी चिपकते हैं, जानवर भी मरते हैं। और दूसरे अलावा यहाँ पे गंदगी इतनी है, पता नहीं कैसे यहाँ के सभासद है जो देख रेख भी नहीं करते हैं। जब पहले जाओ तो कहीं यहाँ पे हम है नहीं, बताओ किसके पास जाएं अपनी सुनवाई लेके? कौन आता है यहाँ पे इस मोहल्ले में? छोटे बच्चे हैं वो भी नाले में गिरते हैं, सालों हो जाती नाले की सफाई नहीं होती है, झाड़ू नहीं लगती है। जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पड़ेंगे, अपने वोट बैंक बस बनाने के लिए बस सब कुछ है। बाकी जनता जाए भाड़ में, उनसे कुछ नहीं मतलब है। अखंड जी, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है मोहल्ले वासियों जब वोट मांगने जाएंगे तो चाची भी है, मामा भी है, ताई भी है। जब इलेक्शन खत्म तो तुम बिल्कुल आदर्श, ये बात तो सही है। अब इसके लिए कम से कम लोगों का गुस्सा है, और ये गुस्सा इसीलिए कभी कभी वोटों से जो जनता होती है वो वोट दे करके उसको इजहार करती है, जाहिर करती है। क्योंकि इस तरीके से अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, अनदेखी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की ना सिर्फ जान पर बन के आती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आपको बताते थे, प्रतापगढ़ के जटवाड़ा थाने अंतर्गत जो है एक मदरसा कर्मी था, उसको बाइक सवारों ने गोली मार दी है। फिलहाल गंभीर हालत में उसको जो है प्रतापगढ़ के जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस हिसाब से लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, अभी मैं जहाँ मौजूद है यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे एक जो है व्यक्ति की धारदार हथियारों से जो है हत्या कर दी गई है। देखिए इन दो बड़ी खबरें उठाना सबसे बड़ी प्रतापगढ़ की कुर्सी के ऊपर सवाल निशान खड़े होते हैं। आपको बताते चले कि मदरसा कर्मी का पहले से विवाद चल रहा था। जटवाड़ा थाना अगर उस पूरे मामले को ध्यान दे देती
तो आज ये जो मदरसा कर्मी के ऊपर जो गोली चली है शायद नहीं होता, ये घटना घटित नहीं होती। इससे पहले भी जसवाड़ा थाना में एक मदरसे में संचालक की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या की जाती है। तकरीबन अगर बात करें तो 2 टुकड़ों में उनको उनकी हत्या की गई थी। काफी बवाल हुआ था जठौरा थाने में और उस इलाके में। अब फिर से एक मदरसा कर्मी जो कि विश्वनाथ नाम बताया जा रहा है, फिलहाल अभी इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से उसकी जो है प्रयागराज फर्रुखानी से रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है। मतलब सुबह तकरीबन 9:30 से 9:30 के आसपास घटना बताई जा रही है। और जो ये दूसरा व्यक्ति है जो लालगंज में हत्या कर दी गई है, ये मजदूर व्यक्ति बताया जा रहा है। धारदार हथियारों से हत्या की गई है। गले में निशान स्पॉट बताए जा रहे हैं, पेट में स्पॉट बताए जा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 वार किए गए हैं। गले में जो है सीधे उसके चाकू से वार किया गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों घटनाओं में अब पुलिस क्या रवैया अपनाती है, क्योंकि पुलिसिंग प्रतापगढ़ की लगातार जो 3 साल पहले पुलिसिंग चल रही थी, अब वो धीरे धीरे प्रतापगढ़ की पुलिसिंग फेल नजर होते हुए आ रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर अनिल कुमार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार से हम लोगों ने बयान लेने के लिए प्रयास किया। फिलहाल उन्होंने तक दोनों मामलों में कोई भी बयान उन्होंने दर्ज नहीं किया है, ना उन्होंने मीडिया के सामने खुल के आया है, ना मीडिया सेल भी उन्होंने भिजवाया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक दिन में 2 घटनाएं उसी घंटों के अंदर घटित हो जाना प्रतापगढ़ पुलिस पे एक क्वेश्चन मार्क दर्शाता है। अखंड यानी सही बात है कि अगर इतने कम समय में इस तरीके से जघन्य अपराध, हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं और पुलिस उस पर खामोश बनी हुई है, आप जिले के कप्तान हैं तो कम से कम आपको कम से कम खुल करके सामने आना चाहिए। धरपकड़ में हो सकता है कि कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी बातें तो रखनी चाहिए मीडिया के सामने। हम मीडिया वो पिलर है जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है, लेकिन इस तरीके के अपराध अगर जल्दी जल्दी होंगे तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े करेगा ही ना कि आप जो हौसले हैं अपराधियों के वो बुलंद है और आप उस पर कार्रवाई उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे, तभी तो इस तरीके के जो जघन्य अपराध है, हत्या जैसे अपराध वो करके खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत बहुत बताइए बताइए ज्ञानी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए बिल्कुल अखंड लालगंज वाले मामले में अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और हाईवे है। अभी एसओजी की टीम यहाँ से गुजरी है, तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि एसओजी की टीम गुजरी। अभी हो सकता है कि ये हत्या ठंडे बस्ते में, क्योंकि एक मजदूर की हत्या हुई है। अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला होता तो शायद थोड़ा सा इसको कुछ लेवल में लेके जाने की कोशिश करते। मतलब 11:30 से 11:30 की घटना बताई जा रही है। एसओजी की टीम अभी आ रही है और फॉरेंसिक की टीम अभी आ रही है, क्योंकि हाईवे से मैंने होता है ना, फॉरेंसिक की टीम भी अभी गुजरी है। मेरे आंखों के सामने, मैं लाइव दे रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने गुजरी है। तो प्रतापगढ़ पुलिसिंग क्या करती है वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है। फॉरेंसिक अभी जा रही है, अभी तक डेड बॉडी नहीं उठाई गई है। तो ये साफ साफ तौर पर प्रतापगढ़ पुलिसिंग समझ में आ रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, अगर ये कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो साफ तौर पे कई टीमें गठित की जाती। सीओ लालगंज जो सुनकर जी है वो खुद वॉच करते, मॉनिटरिंग करते, संजय राय एडिशनल एसपी पश्चिम खुद वॉच करते। तो ये मॉनिटरिंग के बाद एक मजदूर की हत्या हुई है, हो सकता है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल के फिर कई महीनों बाद हो सकता है इसका खुलासा किया जाए। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कितनी जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाता है। एक जो जठवाड़ा में सुबह गोली मारी गई है मदरसा कर्मी को, उसके का खुलासा होता है। ये दोनों मामले देखने वाली बात होगी। अकल बिल्कुल देखने वाली बात होगी कितने दिनों में पुलिस खुलासा करती है। और मौनी बाबा बन के बैठने से कोई फायदा नहीं है, आप मौन रहिए, पर कम से कम पुलिस की जो कार्रवाई होती है, कार्य कुशलता होती है, उसकी जिसकी चर्चा होती है, और यूपी में जिसकी चर्चा होती है कि अपराधियों के मन में अगर इस तरीके का नजारा प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होंगे, प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। और सरकार उतना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी धरपकड़ के लिए जितनी भी टीम वो लगाइए और कहीं ना कहीं उनको पकड़ के, क्योंकि अपराधियों को सजा मिलना। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानित। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, अभी जैसे आदर्श ने थोड़ा सा दिखाया हरदोई से भी कि बिजली विभाग की कुछ लापरवाही, वैसे ही यहाँ पे रायबरेली की आज जो बड़ी खबर है वो है बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो अपने आप में ही सुर्खियां बटोरने में लगे हुए। क्यों शायद मीडिया उनको जैसे साल 6 महीने में वो कुछ अच्छा काम या बुरा काम, अच्छा काम तो खैर बिजली विभाग से बहुत रेयर केस में होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो जिस तरीके से
इन लोगों को अपनी सैलरी और अपने हर चीज को लेकर के लड़ाई करना, आंदोलन करना, सरकार के अगेंस्ट जाकर हर चीजों को करना, और इसमें बिजली विभाग के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मौन क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको छोटे तबके के जो अधिकारी हैं उनको, जैसे लाइनमैन हो गए या जेई के नीचे जो अधिकारी हो गए, जेई हो गए, ये सब इनको छूट दे रखी कि आप जाइए लखनऊ में धरना करिए, धरना करने के बाद आप आइए, तो उसके बाद आप जो है जहां पे प्रतिबंधित है वहीं पे आप आकर के शाम को दारू, मुर्गा और इसकी पार्टी, रोटियां, सब्जी, ये सब जहां प्रतिबंधित, जहां पे सर्वर रूम होता है, बात करें मामला जो है वो कोतवाली सदर रायबरेली का है। रात को वहां का एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके के बिजली कर्मचारी जो है वो दारू मुर्गा की वहां पे जो है पार्टी कर रहे हैं, और वो प्रतिबंधित कमरा है। सूत्रों की बात करें तो वो प्रतिबंधित कमरा, वहां पे अगर जो शटडाउन लेता है, जो शटडाउन करता है या शटडाउन देता है, उसके अलावा वहां पे कोई नहीं जा सकता। उस वीडियो को हम चाहेंगे कि अगर हमारे असाइनमेंट के पास है तो एक बार दिखाने का कष्ट करें कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि रात में नशे के हालत में उस प्रतिबंधित कमरे में जाकर के आप अपनी जान से के साथ जोखिम और जो वो मोहल्ला होगा उस मोहल्ले के साथ आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि ये सराहनीय किस तरीके का कार्य करके दिखाना चाहते हैं आप कि अपने साथ साथ आप मोहल्ले की जान को भी जोखिम में डाल रहे हो। जहां पे एकदम प्रतिबंधित लिखा गया है कि आप इस कमरे में प्रवेश वर्जित है, वहां पे आप दारू और नशे की हालत में पार्टियां कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। जब मीडिया पे में ये वीडियो वायरल होता तो हड़कंप मचता है। खैर, यहाँ के जो एसडीओ हैं उनसे जब बात की गई तो एसडीओ साहब इतने अच्छे हैं, इस जो इंदिरा नगर के हैं उनसे बात की गई, आईबीसी की टीम ने जब बात करी तो उनको रात से वीडियो वायरल हो रहा है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि महोदय अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है। जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि महोदय आपके ही नहीं, मुझे लगता है आपके पास ना होकर के पूरे रायबरेली जिले के पास है, तो वो कहते हैं मीडिया कर्मी से कि सर ये वीडियो आप हमें खुद भेज दीजिए। तो उधर से हमने कहा कि सर ये वीडियो हम आपको नहीं दे सकते, आप जो फाइंड देन इसमें आप अपना वर्जन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो मैं वर्जन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं आया। और इस तरीके के कतराते हैं एसडीओ साहब कि और वीडियो क्या संज्ञान में नहीं होगा, 100% एक्सकिल के होगा, जेई के होगा, एसडीओ के होगा, लेकिन क्या ये लापरवाही और इस तरीके की रात में एक प्रतिबंधित कमरे में दारू पार्टी करना, आईबीसी 24 खैर कंफर्म नहीं कर रहा कि ये वीडियो वायरल वही का है, लेकिन जो सूत्रों की माने तो सूत्र का कंफर्म कहना है कि ये इंदिरा नगर कोतवाली शहर के पावर हाउस रायबरेली का वीडियो है। हम चाहेंगे 2 सेकंड अगर हमारे विजुअल है। एक सवाल, वो वीडियो ये इंदिरा नगर का पावर हाउस है जहाँ दृश्य इंदिरा नगर के पावर हाउस के अंदर का है। एसडीए साहब, एसडीओ पूरे मतलब पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में वीडियो वायरल होगा, देश में वीडियो वायरल हो गया होगा, लेकिन एसडीओ साहब के पास वीडियो नहीं पहुंचा। एसडीओ साहब खुद ही मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आपको आपके अपने जो निचले, आपके जो नीचे के कर्मचारी, उनकी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पावर हाउस के बारे में जानकारी है, तो क्या करने की कुर्सी बैठे? यही तो इसीलिए आपको जिम्मेदारी, हमको लगता है उनको चले जाना चाहिए था लेबर वाले डेजिग्नेशन में। यूपी पीसीएल जो मेरा वहां के मंत्री जी हैं के शर्मा जी, मेरा उनसे अनुरोध है कि रायबरेली एसडीओ इंदिरा नगर को आप लेबर की जगह पे कर दीजिए। और क्यों? क्योंकि उनको अपने विभाग का नॉलेज नहीं है, तो लेबर को उठा के वहां कर दीजिए। पूरे जिले में वीडियो वायरल होता है और आपके ये महोदय जो है एसडीओ साहब ये इतने अच्छे हैं। बिल्कुल यही कारण है इंद्रवीर, यही कारण है। कुछ ऐसी, इसी वजह से बिजली विभाग लगातार लॉस में जा रहा है और यही कारण है। इसी को आधार बना करके सरकार बिजली विभाग की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। जैसा कि आदर्श ने भी दिखाया, बीच रोड पे ही खंबा गाड़ दिया। ठीक है, खंबा गाड़ा तो 1 या 2 दिन के लिए आप डिस्प्लेस करने में, केबल लगाने में समय लगाते, खंबे नए खंबे में वायर पड़ चुके हैं, पुराना खंबा जस का तस पड़ा हुआ बीच रोड में बांधा, रोड कोई बंद कर दिया। और यहाँ पर आपके एसडीओ साहब की नाक के नीचे पावर हाउस के भीतर इस तरीके से शराब पार्टी चल रही होती। अगर आपको वीडियो वायरल की जानकारी नहीं थी तो आप संज्ञान लेकिन कम से कम उस वक्त ही कुछ कार्रवाई करते। क्या कार्रवाई की है क्या कुछ इन लोगों के खिलाफ? वीडियो अब तो वायरल, क्या कोई कार्रवाई
अखंड कोई कार्रवाई नहीं हुई क्यों है। नहीं कार्रवाई वर्जन कर लेने रहे के हैं? लिए आईबीसी के संवाददाता ने वर्जन लेने के लिए ही, जैसा कि मैंने इनको कॉल किया था, उनका ये कहना था तब मेरे पास अभी वीडियो ही नहीं है तो मैं क्या कार्रवाई करूंगा। और दूसरी बात, अखंड बात पार्टी करना और ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, ये गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस डिपार्टमेंट से वो लोग आते हैं, लेबर क्लास के आदमी, वो दिन भर थके होते हैं, उनको ये मैं नहीं कहूंगा करना चाहिए था कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन नहीं, आप अपने घर इंद्रवीर में इंद्रवीर देखिए और देखिए आप देखिए ऐसे करने में संस्थान कर रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल करने में महक में ऐसे घर में कमरे में कर रहे हैं जहां पर बिल्कुल प्रतिबंध है कि अगर जरा सा शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा मोहल्ला शायद कई जाने जाएंगी, कई जाने देखिए जाएंगी। और आप ऐसे पावर हाउस में ये आपका एक कर्म स्थल है और कर्म जी स्थल पर जी इस तरीके की पार्टी को किसी भी तरीके से हम कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म स्थल पर काम करने के लिए आप घर पे जाके पार्टी कीजिए, घर पे जाके आप कुछ भी कीजिए, उसको कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर कर्म स्थल पर आप इस तरीके के कार्य करेंगे और जब लोग वहां, क्योंकि पावर हाउस पे लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, क्या मैसेज जाएगा कि हमारे कर्मचारी शराब बैठकर पी रहे हैं, वहां जा खाना पीना, कोई खाने पीने का मतलब होता है पीने की व्यवस्था नहीं होती है। खाना तो आदमी को भूख लगी खा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वेज खाए या नॉन वेज खाए। पावर हाउस एक ऐसी जगह पर आप इस तरीके से जो प्रतिबंधित चीजें, किस जगह पे लिखा है कि आप जाकर के वहां बैठ के पी सकते हैं? क्या कहीं लिखा है क्या? क्यों पीने की जगह है वहां पर? आपने घर में करो। अगर इनके खिलाफ गलत जाएगा एसडीओ को या जो उनके बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, अगर इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रजीत। अब चलो जितेंद्र के पास। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड बस्ती से बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो दुबौलिया थाना क्षेत्र से एक घटना देखने को सामने आई है। फिलहाल दहेज की वजह से एक जो महिला है उसको जला दिया जाता है। फिलहाल उसको रस्सी से उसका पैर उसका हाथ बांध दिया जाता है, फिर उसके ऊपर डीजल डाल के उसको जला दिया जाता है। फिलहाल वो इस तरह से जल जाती है, झुलस जाती है कि अखंड सिर्फ चेहरे के अलावा उसके शरीर में कोई भाग ऐसा बचा ना हो जहाँ पे उसके जलने के निशान ना हो, वो जल ना चुके। पूरा शरीर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जल चुका है। फिलहाल जो आसपास के लोग जो है वो जलने की जानकारी मिली, लोगों वहां पहुंचे, लोगों ने उनको बुझाया, बुझा के किसी तरह उसको जो है जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हालात जिस तरह से नाजुक है, जो क्रिटिकल जो कंडीशन है, उसको देखते हुए फिलहाल यहाँ से मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रवाना तो कर दी गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात है वो काफी नाजुक है। फिलहाल डॉक्टरों ने साफ कहा है कि हालात को नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ठीक ठाक अगर हो सकता हो। सबसे बड़ी बात है कि दहेज के चलते काफी लंबा समय बीत जाने के बाद में जिस तरह से दहेज की वजह से उसको जलाया गया है, ये काफी जो है घिनौना कार्य। फिलहाल उसके पति के समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस काफी जिस तरह से बार बार अभिषेक के दर्शकों को दिखाया भी जाता है कि अक्सर जो है बस्ती पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है लेकिन कार्रवाई करने में पीछे हटती है। आखिर क्या कारण होता है कि बस्ती पुलिस कार्रवाई करने से क्यों पीछे भागती है? अगर मैं आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते में बस्ती जनपद में कम से कम 5 से 6 ऐसी हत्याएं देखने को मिली है। पिछले लगातार 2 दिन से जिस तरह से हम लोगों का जो लगातार जो 12 करोड़ का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 2 दिन से लगातार हत्या जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आती चली गई है। लेकिन बस्ती पुलिस वाकई में अगर कहा जाए कार्रवाई करने में पीछे हट रही है, अपने आप में सवाल अभी भी। बिल्कुल जितेंद्र, अभी आपसे पहले प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि 2 दिनों में ही जिस तरीके से हत्या और पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। यहाँ भी अगर पुलिस की कहीं ना कहीं कुछ कमी है, शायद यही कारण है कि अपराधियों के जो हौसले बुलंद है और दहेज हत्या को लेकर के किसी बेटी को इस तरीके से जला देना निर्मम। ये तो आपने जो कृत्य कर रहे हैं, मैसेज क्या लोगों के मन में किसी तरीके का भय नहीं, हमारे कानून का भय नहीं कि आप ऐसा काम कर ले रहे हैं? जितेंद्र, पुलिस का तो भय नहीं, कानून का भी भय नहीं है, क्योंकि अगर दहेज को लेकर के किसी एक महिला को इस तरीके से निर्मम, आप देखिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसके ऊपर उसकी पीड़ा को कौन समझ सकता है? कानून में कहीं ना कहीं क्या कोई कमी है क्या कि इस तरीके के लोग अपराध को अंजाम देने में एक बार भी नहीं सोचते हैं? बिल्कुल अखंड, एक खबर और मैं बताना चाहूंगा कि एक रुधौली क्षेत्र की एक खबर है। फिलहाल नाबालिग बच्ची है, उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी माता ने आरोप लगाया है कि उसके परिजनों ने ही उसकी हत्या करी, लेकिन कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी है और लगभग 1 हफ्ते से ऊपर 10 दिन के आसपास का ये समय भी बीत चुका है, लेकिन बच्ची की जो बॉडी है वो अभी तक मिल नहीं पाई है। फिलहाल जब वो परिजन पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उल्टा डांट करके उसके मामा को और उसकी लड़की के जो माता का उनकी जो माता है उसको वहां से डांट के भगा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बार-बार बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच रही है, वहाँ न्याय की गुहार लग, लेकिन कहीं न कहीं वाक़ई में ये कह सकते हैं कि आखिर में पुलिस विभाग इतनी लापरवाह कैसे हो गई है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? जो कि नामज़द दिया गया है कि अखंड की बॉडी तो पाता है, लेकिन कहीं न कहीं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है उनको
गिरफ्तार आके पुलिस क्यों नहीं कर रही है? सही बात है कि मुकदमा अगर दर्ज है और नामजद मुकदमा दर्ज करे तो गिरफ्तारी में ऐसा टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे हीला हवाली करोगे, लापरवाही करोगे, तो कहीं ना कहीं तो अपराधी है वो तो खुलकर के सामने खड़ा होगा और इस तरीके के जो वारदात है वो इसका ही तो कहीं ना कहीं इसकी तो उसके से मनोबल पे बढ़ावा मिलता है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। पुलिस को अब संजीदगी दिखाते हुए इस तरीके के मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और एक गुहार लगाए माँ बाप जाकर के और उनको पुलिस वाले वापस भेज दे, तो ये बड़ी गलत बात है, बड़ी शर्म की बात है। पुलिस विभाग को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए जितेंद्र, और जो भी अपराधी उनके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व, अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड जो है अयोध्या में सबसे बड़ी खबर की बात करें तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ आने वाला है और 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसको लेकर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने कल प्रेस वार्ता की और सबसे अहम बातें बताई कि इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा मनाई जाएगी वो प्रतिष्ठा द्विदशी के, क्योंकि इसकी घोषणा पहले भी हो चुकी थी कि प्रतिष्ठा द्विदशी के नाम से मनाई जाएगी और 11, 12, 13 को विशेष आयोजन, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के समय पे अयोध्या पूरी सजाई गई थी, हर्षोल्लास के साथ अयोध्या वासियों या आम जन हो सभी एकदम मगन थे अयोध्या के प्रभु राम के अपने दरबार में आने के, तो कहीं ना कहीं वही उल्लास एक बार फिर से मनाया जाएगा। और इस बार सबसे अहम जो बात है कि जो प्राण प्रतिष्ठा में जो साधु संत, जो गृहस्थ निमंत्रित हुए थे या नहीं हुए थे, जो छूट गए थे, उनको निमंत्रित किया जा रहा है और उनको बुलाया जा रहा है। और उस समय जो निमंत्रित किए गए थे, जो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए थे, उनको भी फिर से निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था और सीएम योगी का आगमन हुआ था और मोहन भागवत जी का आगमन हुआ था, कहीं कोई एक विशिष्ट अतिथि का नाम अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत भव्य आयोजन हो, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि किसी भी विशिष्ट अतिथि के नाम का ऐलान या कहते हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्या ऐसा माना जा सकता है कि इस जो भी इतना बड़ा आयोजन होगा श्री राम जी के मंदिर में, दरबार में, तो क्या किस अपूर्व आपको आवाज आ रही है? हाँ अखंड बताएं। जी अखंड बताएं। अपूर्व, ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस भव्य तरीके से आयोजन करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं विशेष आमंत्रित, ये कहते हैं कुछ वीआईपी जरूर शामिल होंगे। क्या कैसी आपके अपनी तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है कि इसमें कौन से जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो शामिल हो सकते हैं? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही जब राम मंदिर संघर्ष से ही जुड़े रहे हैं, हालांकि उनका तो आने का पूरा ही चांसेस हैं और अभी तक लेकिन कोई नया नाम निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ जो और प्रदेशों के विशिष्ट अतिथि हैं उनको निमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताई। कल प्रेस वार्ता थी, हमने पूछा भी था कि क्या कोई विशिष्ट अतिथि, जैसे कि जो प्राण प्रतिष्ठा के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ था, क्या कहीं ना भी कोई नाम की घोषणा नहीं कर पाएंगे? हालांकि जब विशिष्ट अतिथि आएंगे उसके पहले नाम की घोषणा हो जाएगी। सही बात आप कह रहे हैं अपूर्व, और कहीं ना कहीं एक बात ये जरूर निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से एक भव्य आयोजन करने की बात की, क्या शंकराचार्य जी को भी कोई न्योता मिलने की बात यहाँ पे सामने आ रही है? देखिए वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे साधु संत हो, चाहे 50 ग्रस्त को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो निमंत्रित करने के लिए उनको निमंत्रित करेगा और कि निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है वो 50 ग्रस्त होंगे और जो है साधु संत हो गए, और जो साधु संत प्राण प्रतिष्ठा के समय पे नहीं आ पाए उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है, उनको भी बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयोजन है ये विशेष आयोजन है, क्योंकि प्रभु श्री राम का पहला वर्षगांठ है और कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा इंतजार भी था, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस तरह से जो है
लोगों की प्रतिक्रिया रही है प्रभु राम को अपने दरबार में, अपने गर्भगृह में विराजमान होने को लेकर, तो है खासा उमंग है और लोगों में जो प्रतिस्फूर्ति कहीं ना कहीं वो ही जो है आश्चर्यजनक है। और कई देशों के जो नृत्य हैं, जो कार्यक्रम है, वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक भव्य आयोजन जो वर्षगांठ में होने जा रहा है और एक बार फिर से सुंदर नगरी अयोध्या और दुल्हन की तरीके सस्ती हुई संवरती हुई नजर आने वाली है। जी अपूर, जैसा कि आप पूर्ण जानकारी देंगे, एक बार फिर से भव्य आयोजन होगा और पूरी की पूरी जो श्री राम नगरी है, अयोध्या नगरी है, वो पूरी तरीके से हमारे पर्यटकों के लिए, विशिष्ट अतिथियों के लिए पूरी सजने को तैयार है, क्योंकि वर्षगांठ पर एक भव्य आयोजन करने की तैयारी में है योगी सरकार और वहां की पूरी टीम, जैसा कि आपने बताया। और कई गणमान्य लोग भी वहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और जो लोग छूटे हुए लोग थे वो इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपूर जी। और 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।